नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई करंट में। आज है दोस्तों 17 मार्च और 17 मार्च की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा पावर टेक ऑफ यानी PTO सॉफ्ट का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो PTO है, PTO तो ये दोस्तों क्या है, ये जहाज के इंजन से दोस्तों गियर बॉक्स तक बिजली पहुंचाने का काम करता है PTO। और PTO का ही दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पर टेस्टिंग की गई है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। तो बताना दोस्तों ये है कि ये जो है सफल, जो सॉफ्ट का सफल उड़ान परीक्षण ये कहाँ पर किया गया है। तो इसका क्या सही आंसर है ये दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका दोस्तों क्या आंसर सही हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बेंगलोरे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। बेंगलोरे में इसका सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। LCA तेजस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LCP-3 दोस्तों विमान पर PTO सॉफ्ट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। PTO सॉफ्ट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लड़ाकू अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान चेन्नई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। PTO एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो विमान के इंजन से गियर बॉक्स तक बिजली पहुंचाता है। और इस सफल परीक्षण के साथ DRDO ने जटिल हाई स्पीड रोटर तकनीक की प्राप्ति के साथ एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की जो केवल कुछ ही देशों ने हासिल की है दोस्तों। यहाँ पर अब बात करेंगे दोस्तों कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कार्यक्रम था दोस्तों वो कब लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत दोस्तों की गई थी 1984 में। 1984 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की शुरुआत की गई और इसने दोस्तों MiG-29 जो एयरक्राफ्ट थे इनको दोस्तों क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया था। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों DRDO के तहत वैमानिकी जो विकास एजेंसी है उसके द्वारा दोस्तों ये डिजाइन किया गया था और इस राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था दोस्तों। कौन सी कंपनी है, HAL दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब अपनी श्रेणी में ये सबसे हल्का और सबसे छोटा और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस। अब दोस्तों एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में देखते हैं कि इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे भारत के HAL द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया और पुराने MiG-29 लड़ाकू विमानों की जगह ली है। यह अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और सबसे छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है और इसे हवा से हवा और सतह से सतह सटीक निर्देशित और हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तेजस के वेरिएंट, यदि तेजस की बात करें कि तेजस कितने वेरिएंट में उपलब्ध है, तो एक है LCA तेजस MK2 दोस्तों, ये एक इसका वेरिएंट है। और दूसरा दोस्तों जो वेरिएंट है, दूसरा वाला सेकंड वेरिएंट वो है LCA तेजस नेवी LCA तेजस MK1A दोस्तों, MK1A ये एक इसका यहाँ पर। और तीसरा जो है LCA नौसेना। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन AIM दोस्तों, नीति आयोग ने अटल टिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस नाम का एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा लॉन्च किया है। तो ये बताना है कि उस व्यापक स्व निगरानी ढांचे का नाम क्या है। ATL सारथी, ATL महारथी, ATL साथी या ATL सार्थक। यहाँ पर दोस्तों जो ATL है ये अटल टिकरिंग लैब्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सही आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ATL सारथी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अटल इनोवेशन मिशन युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए देश भर के स्कूलों में अटल टिकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना कर रहा है। अटल टिकरिंग लैब्स सारथी एक सारथी की तरह काम करेगा। अटल टिकरिंग लैब्स को कुशल और प्रभावी बनाने में सक्षम बनाएगा। ये दोस्तों इसका बिल्कुल अच्छा प्रयोग है कि जो अटल टिकरिंग लैब्स सारथी इन सभी कामों को करेगा। यह देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण, यह किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों और नीतियों का विकास करना है। अब यहाँ पर अटल टिकरिंग लैब्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि अटल टिकरिंग लैब्स आखिर होती क्या है। अटल इनोवेशन मिशन ने पूरे भारत के स्कूलों में अटल टिकरिंग लैबोरेटरीज की स्थापना की है। इस योजना का उद्देश्य है युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है दोस्तों। यह डिजाइन, माइंडसेट, कंप्यूटेशन थिंकिंग, एडाप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि कौशल विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने SCO की युवा परिषद दोस्तों, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की
युवा परिषद की बैठक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यह बैठक का कौन सा संस्करण था, यहाँ पर ये बताना है दोस्तों। बताइए यहाँ पर 15वां था, 16वां था, 17वां था या फिर 18वां था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप लोग बताइए यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 16वां, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। युवा एवं खेल मंत्री दोस्तों हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और अब देखते हैं दोस्तों कि SCO संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में दोस्तों जानकारी लेते हैं। यह एक स्थायी दोस्तों अंतर सरकारी संगठन है। कैसा है? अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी। SCO चार्टर पर दोस्तों 2002 में हस्ताक्षर किए गए और 2003 में क्या हो गया, ये लागू हो गया था दोस्तों। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना। संस्थापक सदस्य दोस्तों कौन कौन से थे? तो संस्थापक 10 सदस्यों की बात करें तो कुल 6 सदस्य थे। SCO के संस्थापक कुल 6 देश थे, जिसमें सेंट्रल एशिया से 4 और एशिया से 2 देश। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बात करें, जैसे कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये 6 जो देश थे ये दोस्तों संस्थापक देश थे। और इसके बाद में दोस्तों दो देशों को और जोड़ा गया और उनके नाम थे दोस्तों पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर भारत। इन 2 देशों को इसमें ऐड कर लिया गया। तो कुल अब वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो दोस्तों है 8। SCO में अब वर्तमान में 8 सदस्य हैं। आधिकारिक भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं? तो पहली भाषा है रूसी और दूसरी भाषा जो है वो है चीनी। ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं किसकी? SCO की। अध्यक्षता जो होती है दोस्तों वो रोटेशन के आधार पर तय की जाती है और प्रत्येक राज्य द्वारा 1 वर्ष में सदस्यता यानी अध्यक्षता इसकी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीसरे B20 सम्मेलन के माध्यम से सिक्किम की जीवंत खेती को दुनिया के सामने प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बताइए दोस्तों कहाँ पे इसका सम्मेलन का आयोजन? गंगटोक सिक्किम, पणजी गोवा, शिमला हिमाचल प्रदेश या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगटोक सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग क्षेत्र के भीतर अप्रयुक्त क्षमता और अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4 B20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है। B20 सम्मेलन दोस्तों कितने होंगे? 4। पहला वाला सम्मेलन दोस्तों हुआ था इम्फाल मणिपुर, और दूसरा सम्मेलन हुआ था आइजोल मिजोरम, तीसरा सम्मेलन हुआ था गंगटोक जो वर्तमान में भी हो रहा है, और चौथा सम्मेलन दोस्तों कहाँ होगा? कोहिमा नागालैंड। ये कोहिमा नागालैंड में चौथा सम्मेलन होगा दोस्तों। किसका? B20 का। B20 दोस्तों यानी बिजनेस 20 सम्मेलन जो होगा ये 4 जगहों पे भी, तीसरा कहाँ पे हो रहा है? गंगटोक सिक्किम में हो रहा है। उसके बाद दोस्तों G20 ट्रैक्स क्या है? G20 के 2 ट्रैक हैं, एक शेरपा ट्रैक है, एक फाइनेंस ट्रैक है। शेरपा ट्रैक में 13 कार्यकारी समूह है और 11 एंगेजमेंट समूह है। और DPIIT 2 कार्य समूह अर्थात स्टार्टअप 20, बिजनेस 20 के लिए एक नोडल मंत्रालय है। बिजनेस 20 इसका गठन 2010 में हुआ और ये वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक G20 संवाद है। B20 का उद्देश्य दोस्तों क्या है? आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देने के लिए प्रत्येक प्रेसिडेंट की प्राथमिकताओं पर ठोस कार्रवाई, योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना। B20 ने कुल 100 बैठकें निर्धारित की है, जिनमें नीतिगत बैठकों की संख्या 65, हाइब्रिड बैठकों की संख्या 35 है। B20 शिखर सम्मेलन 26 से 27 अगस्त 2013 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। स्टार्टअप 20 दोस्तों क्या है? स्टार्टअप 20 की स्थापना भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ एक संवाद मंच के रूप में कार्य करना है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की कुल 60 बैठकें की जाएंगी, जिनमें से 5 इन पर्सन मीटिंग होंगी। आगामी कार्यक्रम 18-19 मार्च 2023 को स्टार्टअप 20 गंगटोक सिक्किम में दोस्तों इसकी जो है बैठक की जाएगी। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2 से 4 जुलाई 2023 को दोस्तों गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरे G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीकानेर राजस्थान, बाड़मेर राजस्थान, जयपुर या फिर उदयपुर राजस्थान। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। उदयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की। दोस्तों यहाँ पर सस्टेनेबल का मतलब ये है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बगैर विकास करना, यानी विकास की नीतियों को सुचारू रूप से चलाते रहना जिससे कि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो। अब यहाँ पर इसका उद्देश्य दोस्तों देखते हैं। उद्देश्य ये है कि वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए स्थायी वित्त जुटाना। ये इसका दोस्तों क्या है? ये इसका उद्देश्य है। बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक दोस्तों 2 फरवरी 2023 को गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर, G20 देशों के दूसरे एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमृतसर पंजाब में दूसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली बैठक दोस्तों चेन्नई में आयोजित की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा निष्क्रिय एसवीबी वित्तीय समूह की सहायक कंपनी सिलिकॉन वैली बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? टिम मेयोपोलोस इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिलिकॉन वैली बैंक दोस्तों ये 1983 में बनाया गया था और इसके संस्थापक थे रोजर बी स्मिथ और अध्यक्ष है ग्रेगरी डब्ल्यू बेकर और मुख्यालय दोस्तों सांता क्लारा कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसके बारे में दोस्तों देखते हैं। इसका गठन दोस्तों हुआ था 1933 को और क्षेत्राधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार और संस्थापक है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली, चंडीगढ़ हरियाणा, दादरा नगर हवेली या फिर मुंबई महाराष्ट्र। तो ये कहां पर आयोजित की जा रही है ये दोस्तों यहां पर बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन दोस्तों जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन दोस्तों किया जा रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री दोस्तों कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दोस्तों उमर क्रेमलेव और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के दोस्तों अध्यक्ष हैं अजय सिंह। ये भी याद रखना है, एक इंटरनेशनल स्तर पर और एक भारत के स्तर पर यानी एक देश के स्तर पर। तो ये दोनों जो है उमर क्रेमलेव और अजय सिंह उपस्थित थे जब इसका उद्घाटन किया गया। 74 देशों के 350 से अधिक मुक्केबाजों की भागीदारी का गवाह ये बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए 14 मार्च को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या लद्दाख दोस्तों? ये कहां पर किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों आयोजित कहां पर की गई? ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहां पर दोस्तों नदियों के अधिकार का संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नदियों के अधिकार का संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को। नदियों के अधिकार का संरक्षण दिवस दोस्तों। और यहाँ पर जो 15 मार्च दोस्तों दिख रहा है, तो 15 मार्च को बताइए दोस्तों क्या मनाया? 4 मार्च को दोस्तों यहाँ पर क्या मनाया जाता है? तो 4 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसका विषय था दोस्तों, विषय इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। किससे? स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों का एक विभाग है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, क्षेत्राधिकार है भारत। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के शीर्ष आयातक, हथियारों का दोस्तों शीर्ष आयातक यानी हथियार अपने देश में सबसे ज्यादा मंगाने वाला व्यक्ति कौन है ये बताना। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों अपना प्यारा भारत ने ही सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किया है इस बार सिप्री के अनुसार। वर्ष 2013-17 और 18-22 के बीच भारत के हथियारों के आयात में दोस्तों 11% की कमी आई है दोस्तों। 11% की कमी आई है। चलते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्यय था जो वैश्विक हिस्सेदारी का 40% था। इसके बाद रूस 16% और फ्रांस 11% का स्थान था। और सिप्री दोस्तों क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये एक गैर लाभकारी शोध संस्थान है। क्या दोस्तों? गैर लाभकारी। सिप्री संघर्षों को हल करने, हथियारों को नियंत्रित करने और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये स्थान सशस्त्र संघर्षों, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के संबंध में डेटा विश्लेषण और सुझाव प्रदान करता है। सिप्री दोस्तों, सिप्री की जो स्थापना हुई थी, सिप्री की स्थापना हुई थी 6 मई 1966। याद रखिएगा 6 मई 1966 को सिप्री की स्थापना हुई थी। और संस्थापक हैं टेच एयरलैंडर अल्वा मार्डल और अध्यक्ष हैं स्टीफन लोफवेन और निर्देशक हैं डैन स्मिथ और हेडक्वार्टर है दोस्तों सोलना, स्टॉकहोम, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 11। कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला विश्व का प्रथम देश बना, उस देश का नाम क्या है? डेनमार्क, नीदरलैंड या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राजील। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर समुद्र के नीचे CO2 को दफनाने का काम किया गया इस देश के द्वारा और ये काम करने वाला देश का सबसे पहला देश है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क नामक देश ने CO2 को सबसे नंबर 1 स्थान पर दफनाने का काम किया है दोस्तों, खत्म करने का काम किया है। CO2 कब्रिस्तान परियोजना, ये दोस्तों एक योजना यानी एक स्कीम लॉन्च की गई थी जहां वातावरण को अधिक गर्म होने से रोकने के लिए कार्बन इंजेक्ट एक पुराने तेल क्षेत्र की साइट पर किया जाता है।
इस परियोजना को दोस्तों क्या कहा जाता है? दफनाने की प्रक्रिया को, CO2 को दफनाने की प्रक्रिया को ग्रीनसाइट कहा जाता है और इसका नेतृत्व ब्रिटिश रासायनिक, इनियोस और जर्मन तेल कंपनी विंटरसहॉल द्वारा किया गया। परियोजना का उद्देश्य 2030 तक प्रति वर्ष 8 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करना है दोस्तों। कब तक? 2030 तक कितना? 8 मिलियन टन दोस्तों भंडारण किया जाएगा। किस चीज़ का? CO2 का। इस परियोजना के लिए उत्तरी सागर को चुना गया था क्योंकि दशकों के तेल और गैस के उत्पादन कारण इसमें पहले से ही पाइपलाइन और संभावित भंडारण स्थल है। यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी के अनुसार यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने अकेले 2020 में 3.7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस जारी की दोस्तों। डेनमार्क के बारे में दोस्तों देखते हैं। राजधानी इसकी दोस्तों है कोपेनहेगन। राजधानी क्या है डेनमार्क की? कोपेनहेगन। प्रधानमंत्री भी कोपेनहेगन और आधिकारिक नाम है दोस्तों डेनमार्क साम्राज्य और भाषा है डेनिश और मुद्रा है क्रोन और सरकार का रूप दोस्तों है वो है संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पर दोस्तों राजतंत्र है, यानी अभी डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है यहाँ पर दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को यदि आपको समझ में आ रहा है और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि नहीं किया है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से थैंक यू सो मच।